हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है सोनम का राजकुमार। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनम घर की सबसे चुलबुली और नटखट लड़की है। उसके बाबूजी जितने सख्त मिजाज के हैं, वो उतनी ही जिंदगी का हर रस लेने वाली। सोनम टीवी पर डांस शो देखकर खूब मस्त होकर डांस कर रही थी। तभी माँ कमरे में आ जाती है और कहती है, सोनम नाचना बंद कर, शाम के 5 बज रहे हैं, तेरे बाबूजी के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी बंद कर दे। तू तो जानती है अपने बाबूजी को, कितने सख्त हैं। और पूरे कमरे में अपना सामान क्यों फैला रखा है? सारा सामान अपनी जगह पर रखो, नहीं तो आज तुम्हारी शामत आ जाएगी। सोनम के पापा जैसे ही घर में आते, घर में ऐसी शांति फैल जाती जैसे घर में कोई है ही नहीं। सोनम माँ से कहती है, क्या माँ तुम्हें यही मिले थे शादी करने के लिए? सोनम की माँ कहती है, बेटा हमारे जमाने में लड़का लड़की आपस में शादी से पहले देखते भी नहीं थे। मैंने तो तुम्हारे बाबूजी को ससुराल आकर देखा था, और हमारी पसंद नापसंद कौन पूछता। हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली। हमारी जिंदगी तो चूल्हा चौका में ही निकल गई। अब तो कोई इच्छा ही नहीं रह गई है, अब तो तेरी शादी करनी है। सोनम कहती है, माँ मैं तो अभी आगे की पढ़ाई करूंगी, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और शादी करूंगी भी तो अपने सपनों के राजकुमार से, बाबूजी जैसे किसी खड़ूस आदमी से नहीं। माँ कहती है, बेटा सपनों का राजकुमार सिर्फ किताबी बातें हैं, असल जिंदगी में ऐसे ही पति होते हैं जिनके आगे हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। सोनम के पिता की सोच बहुत छोटी थी। उनका कहना था, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर में करना तो उनको चूल्हा चौका ही है। सोनम की माँ अपने पति से बहुत ही परेशान थी, बस डर डर कर किसी तरह अपनी जिंदगी काट रही हैं। और आजकल के लड़के लड़कियों को देखकर उसके पिताजी और भी सख्त हो गए हैं। उन्हें आजकल के लड़का लड़कियों की दोस्ती, घूमना फिरना, टीवी सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर मोहल्ले में किसी लड़के या लड़की के भागने या फिर अपनी मर्जी से शादी करने की खबर आ जाती तो सोनम के बाबूजी घर में और सख्ती बढ़ा देते और सोनम को सख्त हिदायत देते सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाए। एक दिन की बात है, सोनम की बुआ जी घर आई हुई थी। सोनम अपने स्कूल के कंपटीशन में भाग ले रही थी, इसलिए वो जोर जोर से गाना बजाकर डांस किए जा रही थी। उसकी माँ और बुआ भी खूब मजे लेकर डांस देख रही थी। बीच बीच में माँ और बुआ भी साथ में डांस भी कर लेती थी। तभी माँ का ध्यान घड़ी पर गया। माँ जोर से सोनम को आवाज देती है, सोनम डांस बंद कर, तेरे बापूजी के आने का समय हो गया है। क्या माँ, अभी तो मजा आने लगा था, अभी बंद कर दूं? माँ कहती है, बेटा तेरे बाबूजी कितनी छोटी सोच के हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुझे कंपटीशन में भाग लेने को मना कर देंगे। फिर मुझसे मत कहना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या माँ, बाबूजी की सोच इतनी छोटी क्यों है? क्या सारे पति ऐसे ही होते हैं? मैं तो सिर्फ अपने सपनों के राजकुमार से शादी करूंगी, जो मुझे समझेगा, मुझे प्यार करेगा, जिससे मुझे डरना नहीं पड़ेगा। मैं खुलकर अपनी जिंदगी जी सकूंगी, जो मेरे साथ नाचेगा, गाएगा, जो मुझे सिनेमा दिखाएगा और जहाँ कहूंगी वहाँ मुझे घुमाने ले जाएगा। माँ सोनम को टोकते हुए कहती है, बेटा ऐसे ख्वाब मत देख जो कभी पूरे नहीं होंगे। असल जिंदगी इन सब से बहुत दूर है। असल जिंदगी में तेरे पिताजी जैसे ही लोग होते हैं, जो कभी भी अपनी बीवियों की इच्छाओं की परवाह नहीं करते। उन्हें बस अपनी झूठी शान की पड़ी होती है। हम औरतों की जिंदगी अपने पतियों की हाँ में हाँ मिलाने और उनकी गुलामी करने में निकल जाती है। कुछ दिन बाद सोनम ने अपनी 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। सोनम माँ से कहती है, माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो माँ कहती है, सोनम तेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे, वो लड़कियों की पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारे खानदान में लड़की 17 की हुई नहीं उसकी शादी कर देते हैं। सोनम कहती है, माँ मुझे आगे पढ़ना है। ठीक है, मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ। जब शाम को सोनम के बाबूजी घर आते हैं तो सोनम की माँ उनसे सोनम की आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती हैं। सोनम के बाबूजी कहते हैं, हमारे खानदान में लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती हैं, इतना पढ़ लिया काफी है। और कौन सा सोनम को बड़ा अफसर बनना है, पढ़ लिख कर चूल्हा चौका ही तो करना है।
मैं अभी से अपने जान पहचान में अच्छा लड़के के लिए लोगों को बोलता हूँ ताकि अगले साल तक सोनम की शादी हो जाए। पर सोनम की माँ उनसे कहती है, पर सोनम अभी शादी नहीं करना चाहती है, वो आगे पढ़ना चाहती है। तो सोनम के बाबूजी ऊंचे स्वर में कहते हैं, जो मैंने कह दिया वही इस घर में होगा। एक बार मैंने कह दिया सोनम की शादी होगी और तुम उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। कल को उसे ससुराल जाना है, कहीं उसका हाल पड़ोस वाले शर्मा जी की लड़की की तरह ना हो जो 6 माह में ही अपना ससुराल छोड़कर घर आकर बैठी है। पति ने 2-4 थप्पड़ क्या मार दिया, वो ससुराल छोड़कर ही आ गई। जैसे शर्मा जी की बदनामी हो रही है, कहीं हमें भी वही सब झेलना ना पड़े। माँ सोनम को आकर बताती है, सोनम मैंने तेरे बाबूजी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनका कहना है लड़कियां आगे पढ़कर क्या करेंगी जब उन्हें घर पर चूल्हा चौका करना है। सोनम की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी पता चलता है शर्मा जी ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। सोनम बहुत गुस्सा हुई। माँ कैसे लोग हैं, उन्हें अपनी बेटी की जरा से भी फिक्र नहीं है। जो पति उसके साथ मारपीट कर रहा है उसी के पास अपनी बेटी को भेज दिया। अंकल को तो उसके पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, न कि अपनी बेटी को वापस उस नरक में भेज देना चाहिए था। माँ सोनम से कहती है, सोनम ये सब यहाँ नहीं होता। हमारी बिरादरी में लड़कियाँ अपना घर छोड़कर नहीं बैठती हैं। अगर पति ने कुछ कह दिया तो उसे वहीं रहकर सुलझाना चाहिए, ना कि मायके आकर बैठ जाए। तो मुझे ही देख, कितने साल हो गए मेरी और तेरे बाबूजी की शादी को, पर आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। तेरे बाबूजी कितने गर्म मिजाज के हैं, कभी भी हम पर चिल्ला देते हैं। पर मैं सब सहन करती हूँ और कभी भी अपना घर छोड़कर जाने की सोचती भी नहीं हूँ। भगवान करे तुझे मेरा जैसा पति ना मिले। मैंने तो अपनी जिंदगी काट दी, पर तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे। सोनम यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे भी ऐसा पति मिल गया तो मैं क्या करूँगी। क्या मेरा सपनों का राजकुमार मुझे नहीं मिलेगा। वो अंदर ही अंदर डर जाती है। कुछ दिन बाद सोनम के बाबूजी को एक रिश्ता पसंद आता है। वो सोनम की माँ को बताते हैं, लड़के का नाम प्रतीक है, उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपना फैमिली बिजनेस संभालता है। परिवार में प्रतीक के माता पिता और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मैं लड़के वालों से कल मिलने जाऊंगा। सोनम के बाबूजी को यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। वो लड़के और उसके माँ बाप से मिले। उनकी सोच भी सोनम के बाबूजी की तरह ही थी। उन्हें भी बच्चों का ज्यादा पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। सोनम की फोटो और बायोडाटा देखकर सोनम के बाबूजी लौट आते हैं। कुछ दिन बाद प्रतीक के बाबूजी का फोन आता है, हम लड़की देखना चाहते हैं। बाबूजी घर पर बताते हैं, 2 दिन बाद लड़के वाले सोनम को देखने आ रहे हैं, घर में सब तैयारी कर लो और सोनम को भी अच्छी तरह तैयार करवा देना। लड़के वालों को सोनम पसंद आनी ही चाहिए। सोनम की माँ हाँ में सर हिलाती है और अंदर जाकर सब तैयारियों में जुट जाती है। सोनम को भी परसों तैयार होने के लिए बोल देती है। सोनम माँ से कहती है, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ कहती है, बेटा शादी नहीं करेगी तो अपने सपनों के राजकुमार से कैसे मिलेगी। माँ सोनम को समझाती है, बेटा तेरे बाबूजी नहीं मानेंगे, और कहती है, प्यार करने वाला पति सिर्फ किताबी बातें हैं, असल जिंदगी में तेरे बाबूजी जैसे ही लोग होते हैं जिनके सामने हमारा मुंह तक नहीं खुल पाता है। 2 दिन बाद प्रतीक और उनका परिवार सोनम को देखने आते हैं। सोनम बेमन से तैयार होती है। उसकी माँ ने हर तरह से तैयारी कर रखी थी। तरह तरह के नाश्ते, मिठाइयाँ, तरह तरह के शरबत, स्नैक्स से उनका स्वागत किया। प्रतीक के घर वाले उनकी आवभगत से काफी खुश हुए। फिर आई सोनम को दिखाने की बारी। सोनम पीले रंग की सुंदर सी साड़ी पहनकर आई। उसे ऐसा लगा जैसे प्रतीक तो उसे देख ही नहीं रहा है। वो प्रतीक से बातें करना चाहती थी, पर ना प्रतीक ने और न उसके बाबूजी ने बोला, लड़का लड़की आपस में बात कर लेते हैं। सोनम का मन उदास हो गया। पता नहीं कैसा लड़का है प्रतीक, अगर मैं एक बार बात कर लेती तो मन को तसल्ली हो जाती। सोनम माँ से कहती है, पर माँ उसे समझा देती है, सोनम तेरे पिताजी को शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना और आपस में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और लड़कों वालों की तरफ से भी किसी ने नहीं कहा, तो मैं तेरी बात कैसे करवाऊं। सोनम का चेहरा उतर जाता है और वो मनी मन सोचती है, पता नहीं प्रतीक कैसा लड़का है। थोड़ी देर बाद प्रतीक और उसके घर वाले चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रतीक के बाबूजी का फोन आता है।
उन्हें सोनम पसंद है। बाबूजी ये खुशखबरी सबको बताते हैं और कहते हैं शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैं कल ही प्रतीक के बाबूजी से मिलने जा रहा हूँ। दोनों परिवारों ने मिलकर 1 महीने बाद की शादी की तारीख रखी। शादी की तैयारियों में 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। सोनम के मन में यही शंका रहती, पता नहीं प्रतीक कैसे होंगे। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। विदाई की रस्म के बाद मैं प्रतीक के घर आ गई। शादी की बाकी रस्में पूरी करके मुझे प्रतीक के कमरे में ले जाते हैं। मैं बेड पर बैठकर प्रतीक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रतीक आते हैं। मैं प्रतीक की तरफ देखने लगती हूँ। प्रतीक कहते हैं कपड़े चेंज करके सो जाओ, मुझे काम है। प्रतीक अलमारी से कुछ निकालते हैं और बाहर चले जाते हैं। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, आखिर प्रतीक शादी की पहली रात को कहाँ चले गए। फिर मैं भी चेंज करके लेट जाती हूँ और थकान की वजह से मुझे नींद आ जाती है। सुबह आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ प्रतीक नहाकर तैयार हो गए हैं। प्रतीक कहते हैं माँ ने घर में कथा रखी है, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, हम दोनों को कथा में बैठना है। मैं जल्दी से नहाकर किचन में जाती हूँ। वहाँ माँ की प्रसाद बनवाने में मदद करती हूँ। फिर पंडित जी के आने पर मैं और प्रतीक पूजा में बैठते हैं। पूजा के बाद सोनम और प्रतीक दोनों प्रसाद बांटने में मदद करते हैं। उसके बाद सोनम माँ की खाना बनाने में मदद करती है। ऐसे ही कामों में पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात में सोनम कमरे में पहुंचती है तो थोड़ी देर बाद प्रतीक भी आ जाते हैं कमरे में। प्रतीक फिर अलमारी से कुछ निकालते हैं और कमरे से बाहर जाने लगते हैं। सोनम पीछे से आवाज देती है, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। प्रतीक कहते हैं मुझे काम है, तुम सो जाओ। और प्रतीक इतना कहकर फिर बाहर चले जाते हैं। सोनम सोच में पड़ जाती है, आखिर प्रतीक इतनी रात को जाते कहाँ हैं। प्रतीक ने तो मुझे अभी तक छुआ भी नहीं। ऐसा कभी होता है कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता है भला। मेरा मन तरस रहा है उनका प्यार पाने को। जवान लड़की की बस यही चाहत होती है, उसका पति उसको प्यार करे। वही तो मैं चाहती हूँ, पर प्रतीक को तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। यही सब सोचते सोचते सोनम सो गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार जाने लगे। प्रतीक भी रोज सुबह 9 बजे निकल जाते अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर और रात 8 बजे तक आते थे। खाना खाकर अपनी अलमारी से कुछ निकालते और कमरे से बाहर चले जाते। एक बार सोनम ने देखने की कोशिश की कि आखिर अलमारी में ऐसा क्या है जिसे लेकर प्रतीक चले जाते हैं, पर अलमारी में ताला लगा हुआ था। सोनम मन ही मन तड़प रही थी, आखिर उसे पति का प्यार कब मिलेगा। पुरुष के जिस साथ के लिए उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया वो उसके सामने है, पर उसे सोनम की परवाह ही नहीं है। सोनम के मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। आखिर प्रतीक इतनी रात को जाते कहाँ हैं? कहीं प्रतीक किसी और से तो मिलने नहीं जाते हैं? तो फिर प्रतीक ने मुझसे शादी क्यों की? जब वो उसी के साथ खुश हैं, तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? कुछ दिन बाद सोनम अपने घर जाती है तो माँ उससे पूछती है, दामाद जी कैसे हैं? क्या वो तेरे सपनों के राजकुमार हैं कि नहीं? माँ, सपनों का राजकुमार है कि नहीं तब पता चलेगा जब वो मुझसे बात करेंगे। क्यों दामाद जी तुझसे बात नहीं करते? करते हैं, बस काम भर की, उससे ज्यादा नहीं। जितनी जरूरत होती है बस उतनी ही बात करते हैं। पूरा दिन तो अपनी दुकान पर रहते हैं, शाम को घर आकर घर के काम करते हैं, फिर कुछ अलमारी से निकालकर कहीं चले जाते हैं। माँ कहती है, क्या वो तेरे साथ सोते भी नहीं हैं? नहीं माँ, उन्होंने तो मुझे एक बार भी हाथ नहीं लगाया। तो तू क्यों नहीं उनके पास चली जाती है? वो तेरे करीब नहीं आते हैं तो तू उनके करीब चली जा। पर माँ कैसे? अब ये भी मैं बताऊं अपने पति को कैसे रिझाना है? सोनम घर लौटकर सबसे पहले यही काम करती है। रात में जब प्रतीक कमरे में अलमारी से सामान निकालने आए तो सोनम उनके सामने सुंदर सी नाइटी में आती है तो प्रतीक सोनम को देखते ही रह जाते हैं। फिर अपना ध्यान हटाकर प्रतीक अलमारी से अपना सामान निकालने लगते हैं तो सोनम आकर उनसे लिपट जाती है। प्रतीक घबरा जाते हैं और सोनम को एक तरफ झिटक देते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचती है, प्रतीक को तो मेरा छूना भी पसंद नहीं, उन्हें मेरा स्पर्श भी पसंद नहीं। जब ऐसा ही था तो प्रतीक ने मुझसे शादी क्यों की? सोनम सोचती है, मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर प्रतीक जाते कहाँ हैं। यही सब सोचते सोचते सोनम सो गई।
दूसरे दिन जब प्रतीक फिर से रूम में आते हैं अलमारी से सामान निकालने, तो सोनम सोने का नाटक करती है। और जब प्रतीक बाहर निकल जाते हैं तो वो प्रतीक का चुपके चुपके पीछा करती है। सोनम देखती है प्रतीक कहीं बाहर नहीं गए, जबकि वो घर की छत वाले कमरे में जाते हैं। वो कमरा अंदर से बंद कर देते हैं, पर उनके रूम की लाइट जल रही थी। सोनम बहुत कोशिश करती है रूम में झांकने की, पर कोई भी खिड़की दरवाजा खुला नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वापस आ गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद प्रतीक खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं और माँ के पैर छूते हैं और कहते हैं, माँ मैं सफल हो गया, मेरा बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया, माँ तेरा बेटा अफसर बन गया। माँ जी कहती हैं, शाबाश बेटा, तेरी मेहनत सफल हुई, आखिर तूने साबित कर दिया तू एक लायक बेटा है। प्रतीक सोनम को कमरे में आकर गले लगा लेता है और उसे ये खुशखबरी देता है। प्रतीक का साथ पाकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए और उसका मन जैसे तृप्त हो गया। आज पहली बार प्रतीक ने मुझसे इस तरह बात की और मुझे इतने प्यार से गले लगाया। प्रतीक सोनम से कहते हैं, तुम सोच रही होगी आखिर रोज रात में मैं चला कहाँ जाता हूँ, आओ आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। प्रतीक सोनम का हाथ पकड़कर छत पर ले जाते हैं और वो कमरा खोलकर दिखाते हैं। पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था। प्रतीक बताते हैं, ये मेरा स्टडी रूम है जो मैंने पिताजी से छुपकर बनाया था। बाबूजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मैं आगे पढ़ूं या फिर किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी करूं। बाबूजी तो मुझे बस दुकान पर बैठा देखना चाहते थे, पर मैंने हार नहीं मानी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने किसी तरह अपनी बैंक परीक्षा की तैयारी करी। देखो मुझे आज सफलता मिल गई। प्रतीक सोनम से कहता है, चलो आज सिनेमा देखने चलते हैं। प्रतीक और सोनम सिनेमा देखने गए। बाहर ही डिनर किया। दोनों खूब घूमे पूरे शहर में। पूरे 6 महीने की कसर आज ही निकाल ली दोनों ने। हर वो काम किया जो 6 माह से नहीं कर पाए थे। प्रतीक फिर रात में कमरे में आता है और अलमारी से सामान निकालता है। सोनम उसे देख रही थी। प्रतीक हंसने लगता है। उसे देखकर सोनम भी हंसने लगती है। सोनम उसके हाथ में किताब देखकर और जोर से हंसने लगती है। दोनों हंसते हंसते बेड पर लेट जाते हैं। फिर प्रतीक सोनम से कहता है, सोनम मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मुझे तो बस अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी थी, पर बाबूजी नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं, और अगर बाबूजी की मैं बात नहीं मानता तो घर में अशांति बनी रहती और बाबूजी हर बात के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराते। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, पर मेरा मन अपनी परीक्षा से ना भटके, इसलिए मैं अपने स्टडी रूम में जाकर पढ़ता था और दुकान पर बाबूजी की मदद भी करता था। तुम भी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी, पता नहीं रोज क्या करने कहाँ जाता है। प्रतीक कहते हैं, मैंने तो सोचा था तुम सबको ये बात बता दोगी, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सोनम कहती है, आप मुझे बताते तो मैं आपकी मदद ही करती। सोनम कहती है, मैंने बाबूजी से बहुत कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर बाबूजी की वही पुरानी सोच, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें तो चूल्हा चौका ही तो करना है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करवा दी। तो प्रतीक कहते हैं, आप पढ़ लो। सोनम खुश हो जाती है और कहती है, आप मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे दूर दूर भागते थे, तो मुझे आप खड़ूस लगते थे। ये सुनकर प्रतीक हंसने लगता है। फिर सोनम और प्रतीक ने माँ बाबूजी से बात की आगे पढ़ने के लिए। तो प्रतीक की माँ तो बहुत खुश हुई, पर बाबूजी कहते हैं, करो अपनी मर्जी की, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। और सोनम के बाबूजी बोले, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो करना है। सोनम ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन पास कर लिया। प्रतीक के कहने पर साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती थी। सोनम ने भी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरा और उसमें सफल हो गई। सोनम की सफलता पर पूरा घर खुशी से झूम उठा। आखिरकार सोनम को उसका सपनों का राजकुमार मिल ही गया। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।